अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ फ्रांस की क्रांति से पहले, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दो ऐसी दशाएं रही हैं जिन्होंने संपूर्ण यूरोप की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। और कहीं ना कहीं इन परिवर्तनों ने समाजशास्त्र के जन्म देने में और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम देखें, सबसे पहले तो सोशल फैक्टर्स के ऊपर देखते हैं कि क्या सामाजिक ऐसे कारक थे उस वक्त। तो सबसे पहले क्या था, वहाँ पर एक डिफरेंशिएटेड सोशल सिस्टम था, विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था परंपरागत ही थी। क्रांति से पहले सामाजिक व्यवस्था राजतंत्र कह सकते हैं, या फिर बड़े सामंत और आम मजदूर या श्रमिक वर्ग था। छोटे छोटे उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी उस वक्त। और जो सामंत थे या पादरी थे, उनका काफ़ी वर्चस्व था। एक बहुत कह सकते हैं कि बटा हुआ समाज था, जहाँ पर शोषण होता था एक आम आदमी का, व्यक्ति का। और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन यानी कि धार्मिक शोषण भी था बहुत ज़्यादा। जो पादरी या पोप होते थे, वो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे जो निम्न वर्ग के लोग थे, या धर्म में जो विश्वास करने वाले लोग थे, उनका धर्म के नाम पर उनका शोषण किया जाता था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग था क्रांति से पहले। नॉर्मली वहाँ पर उच्च वर्ग में आपके जो कुलीन लोग या पादरी लोग आते थे, और निम्न वर्ग में किसान तथा मजदूर आता था। चर्च की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो अपनी आय को दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा उनकी कई अरब फ्रैंक आय थी उन लोगों की। और एक आम आदमी की जो है बेसिक नीड्स भी नहीं होती थी। धर्म को ज़बरदस्ती स्वीकार करना, और इस तरह से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। और इसी बीच में एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, एक मध्यम, जैसे पहले मैंने बताया कि जो एक यूरोप में जो व्यवस्था थी वो उच्च और निम्न वर्ग के साथ की ही थी, दो क्लास, लेकिन एक मिडिल क्लास भी आया, जिसमें जो लोग थे, जो एक अवेयर टाइप के लोग थे कि हाँ, हमारा ये अधिकार है तो ये हमें मिलना चाहिए। यानी कि वहाँ पर उनकी सोच थी इस तरह से। तो उनकी जो सोच थी, उसने एक समाज को एक नई सोच दी। मिडिल क्लास ने वो अपने साथ होने वाले अत्याचार को एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उसका विरोध भी कर रहे थे। एक आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हुई कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि दास प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। लोग ग़ुलाम बनाते थे इंसान को, जब एक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हुई, तो यहाँ पर इसका विरोध होने लगा। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज था एक तरह से। अगर वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होंगे तो वो खुश होंगे। वो स्वतंत्रता जो है उनकी, अपनी खुशी को ज़ाहिर करना, एंजॉय करना, वो बोल सकते हैं जो दिल चाह रहा है। वो धर्म, जो दिल चाह रहा है वो अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो करें, उनका अधिकार हो। वो हर चीज़ में उनको जो है फ्रीडम, आज़ादी की बात कही गई। तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं एक विचारों में एक बदलाव लाया था। पहले ही ये शुरू हो गया था बदलाव जब रेनेसांस आया था, पुनर्जागरण। तो एक धर्मनिरपेक्षता वाला मानवतावादी और समतावादी विचार कहीं ना कहीं आया इसके बाद, यानी कि धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सुधार होने लगे। मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी इसी वक्त, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, प्रचलित हुई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अधिकार जो है किसी एक के पास नहीं होना चाहिए। तो इन सब वजह से जो है धार्मिक सुधार की जो है एक जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, नई धारा, नई आइडियोलॉजी विकसित हुई। और इन सब सिचुएशन ने फ्रांस की क्रांति के लिए एक नए हालात, एक नया आधार बनाया। अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो यहाँ पर ये भी था कि मॉन्टेस्क्यू और जो रूसो थे, ये एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बल दिया, इसको मतलब मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया।
इकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो फिर से वही हालात थे, काफ़ी आर्थिक असमानताएं थी। टैक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो एक गरीब आदमी होता था उस पर सबसे ज़्यादा बर्डन आता था। इवन अपनी वो आय का 10-20% जो है टैक्स के रूप में दे देते थे। वो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पाते थे। सारा अधिकार जो था किसके पास था? उनका अधिकार जो है जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, सामंत, राजा, पोप, इनके पास ही अधिकार था उसका। इवन आप सामंत लोग जो थे, आटा पीसने वाली चक्की पे भी उसी का अधिकार था। ये एक एग्जाम्पल है कि इतनी छोटी सी चीज़ पे भी एक आम आदमी का अधिकार नहीं था। लेकिन इस तरह से उसके बाद परिणाम चेंजेस आने लगे, अर्थव्यवस्था का विघटन होने लगे। बहुत ज़्यादा ऐश और अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पर लोग, जिससे क्या होता था कि उनके राजकोष खाली हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे लगातार। ये आपस में ही एक दूसरे की नहीं थी, आपस में ही इनमें कोई सामंजस्य नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक दूसरे के विरोध में ये एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करते थे, जिससे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब होते चले जा रहे थे। उस वक्त जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो गई थी, जिसने क्या किया था, जो है यूरोप में बनी हुई चीज़ों की डिमांड भी कम कर दी थी, क्योंकि वो बनाने लग गए थे वो अपनी चीज़ें। तो जो है ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकटित होती चली जा रही थी उनकी। इसके साथ जो है एक ग्रोथ ऑफ साइंस, एक ये भी था, बहुत ज़्यादा विज्ञान का भी उस वक्त, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, नई नई इन्वेंशंस हो रहे थे। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, और ये जो साइंस की खोज रही थी, इसने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया, समाज पे भी इसका पॉजिटिव रूप से इफ़ेक्ट डाला। रॉयल सोसाइटी बनी इसी समय, यातायात, संचार, सब कुछ विकसित होने लगा। जो है मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, क्रांतियाँ, छोटी छोटी क्रांतियाँ होती रहीं। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, क्योंकि जब एक राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, क्योंकि जो एक आम जनता थी उसी उसी के धन का दुरुपयोग, उसकी चीज़ों का दुरुपयोग लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसका उन्होंने विरोध किया। तो इसी के साथ ही एक जो है एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी, जिसने एक कह सकते हैं क्रांति के लिए बहुत एक अच्छा आधार दिया। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ही। मैं पहले ही मैंने बताया कि किस तरह से जो है वहाँ पर सब कुछ अस्थिर था। कौन शासक होगा, मतलब लुई 15वें को 1715 में 5 साल में ही जो है शासन पे बिठा दिया गया। उसके बाद उसके नाम पे अन्य लोगों ने शासन किया, बहुत वो भी बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा। और 20 साल पे जब वो इस योग्य हुए तो उन्हें बैठा दिया, तब वो योग्य नहीं थे उस वक्त, उस लायक उन्हें बनाया ही नहीं गया था कि वो शासन कर पाए। कॉलोनियल रूल, जैसे कि जानते हैं, औपनिवेशिक शासन भी रहा इस समय में। इसके अंतर्गत क्या होता है, नॉर्मली जो जो शक्तिशाली शासक होता है वो कमज़ोर देश को अपना, उसके शासन पे अपना आधिपत्य, उसकी सत्ता पे अपना अधिकार जमाता है, और निरंकुश, मतलब जो दिल चाहता है उस तरह से शासन करता है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसने जो एकदम विनाश के कगार पे विश्व के देशों को खड़ा कर दिया था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है बहुत ज़्यादा देश, विश्व के, न केवल यूरोप का देश बल्कि विश्व के अन्य देश भी इससे बहुत ज़्यादा, उसमें एक पॉजिटिव था, समानता, स्वतंत्रता जैसी चीज़, और नई व्यवस्था, बंधुत्व पे आधारित इन्होंने एक व्यवस्था दी थी। लेकिन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले एक कह सकते हैं कि एक श्रृंखला बनी, कुछ इवेंट्स हुए। नॉर्मली क्या था इनका, जो अगर हम सदन की बात करें, असेंबली की बात करें, तो 3 असेंबली थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसमें फर्स्ट में तो जितने भी आपके मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के लोग, पोप या पादरी लोग आ जाते थे। जो आपका दूसरा सदन था, इसमें उसमें बिशप, आर्क बिशप या पादरी या फ्रांस के बिशप आ जाते थे। और तीसरा जो था वो मध्यम वर्ग के लोग थे इसमें, और जागरूक अवेयर नागरिक आते थे। लेकिन आपस में इनमें काफ़ी कह सकते हैं कि डिस्कशंस हुए, बहुत ज़्यादा इनकी बैठकें हुई। तो फाइनली क्योंकि सबको अधिकार बराबर नहीं थे, फर्स्ट असेंबली के पास बहुत ज़्यादा अधिकार थे, तो थर्ड असेंबली ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हमें भी अधिकार चाहिए।
और तो फिर फाइनली क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि जो थर्ड असेंबली थी उसके पास ही सारे अधिकार हो गया और उसको राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इसमें काफ़ी बहस होती रही आपस में और बहुत समय तक कोई इनकी बैठक भी नहीं हुई इसी वजह से। फिर एक समय ऐसा आया कि कुछ लोगों को शामिल कर लिया गया थर्ड असेंबली में और इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय संविधान सभा। उसके बाद से तो बहुत सी क्रांतियाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये आगाज़ था क्रांति। फ्रांस में क्रांतियाँ हुई बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो है 1789 में बास्तिल का पतन हुआ और ये क्रांति चलती रही और इसका अंत जो हुआ इस क्रांति का नेपोलियन ने किया जब वो फ्रांस का सम्राट बना। मतलब बहुत उन्होंने लोगों जनता के लिए जनता बहुत कुछ किया। मतलब एक जनता का एक कह सकते हैं कि आधिपत्य था, अधिकार था। इस क्रांति से जो प्रभाव हुए बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहे। जैसे कि क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात बढ़ी इसमें इस क्रांति के बाद कि एक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसको एक मौलिक अधिकार मान लिया गया कि ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक व्यक्ति है, उसका जीवन है तो उसको स्वतंत्रता उसको स्वतंत्रता होनी ही चाहिए उसको। उसके और दास प्रथा का अंत हो गया, बहुत पॉजिटिव। राजनीतिक जो चिंतन था वो एक नए टाइप का था, बहुत पॉजिटिव। राजनीतिक समानता मिली लोगों को, इसमें प्राकृतिक और राष्ट्रीय अधिकारों का संरक्षण करना, इसमें सुरक्षा, स्वतंत्रता और न्याय के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात की गई। मध्यम वर्ग के जो बुद्धिजीवी थे और योग्य लोगों की नियुक्ति की गई विभिन्न पदों पर और उसको प्राथमिकता भी दी गई। ये एक पॉजिटिव चेंज हुआ। फिर जैसे कहते थे कि जो एक साम्राज्य में जो शासक होता था या एक राजा, किंग या सामंत, उसी का वर्चस्व होता था, उसी की संप्रभुता होती थी, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। इस क्रांति के बाद जो है जनता की संप्रभुता हुई, एक बहुत बड़ी चीज़ थी, एक चेंज आया। उसके बाद जो है राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ। पहले ही शुरू हो गया था, फिर और ज़्यादा इसमें कह सकते हैं कि राष्ट्रवादिता वाली भावना बढ़ी। लोगों में एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसने एक जो निरंकुश शासक थे उसको उसके खिलाफ लोग खड़े हुए और इसका विरोध किया गया। यूरोप के सब देश, इसका प्रभाव जो है सभी देशों पे हुआ यूरोप के। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सारी चीज़ें हुई इस क्रांति के बाद भी। और कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ही इसने, फ्रांस की क्रांति ने, समाजशास्त्र के उद्भव और इसमें, जिसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये क्या है, ये कैसे इसका इमरजेंस हुआ, कैसे आई, क्या इसके रीजंस थे, क्या इसके स्टेजेस थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको कई बार पढ़ेंगे हम लोग, कई बार समझने की कोशिश करेंगे, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा आसान सा है, क्या है सामाजिक आर्थिक, लेकिन उसको गहराई से समझना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी हम उसको बेहतर तरीके से लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अल्लाह पाक हम सब लोगों को कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।